हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट्स के बारे में जो कि पाइथन के अंदर अवेलेबल होते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पाइथन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें, बिकॉज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थैंक यू। और इसी नोट के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली पाइथन में दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, जिसमें से पहला है ग्लोबल इन्वायरमेंट और दूसरा है वर्चुअल इन्वायरमेंट। सो पहले हम ग्लोबल इन्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सो जब भी हम किसी भी एक लैपटॉप में या फिर एक कंप्यूटर में पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, तो पाइथन के साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स पाइथन कंप्यूटर में लोकली स्टोर कर देता है रैम के अंदर। और उन स्टोर फाइल्स को हम थ्रू आउट द कंप्यूटर एक्सेस कर पाते हैं। इसीलिए उसको ग्लोबल इन्वायरमेंट बोला जाता है। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्लोबल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने लैपटॉप में पाइथन को इंस्टॉल किया है, तो थ्रू आउट द कंप्यूटर मैं किसी भी जगह से पाइथन को एक्सेस कर पाऊंगा। चाहे मेरे पास जुपिटर हो, या फिर मेरे पास वी एस कोड स्टूडियो हो, या फिर मेरे पास स्पाइडर हो। कोई सी भी आईडी में मैं पाइथन को एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पाइथन को ग्लोबली सेव किया है, या फिर आप बोल सकते हैं इंस्टॉल किया है। वेयरएस अगर मैंने किसी भी फाइल को वर्चुअली स्टोर किया होता, तो मैं उसको ग्लोबली एक्सेस नहीं कर पाता। चलो एक काम करते हैं, पहले हम ग्लोबल एनवायरनमेंट को ही प्रॉपर तरीके से समझते हैं, उसके बाद हम वर्चुअल एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे। मैं इसको समझाने के लिए एक काम करता हूँ, जुपिटर नोटबुक खोलता हूँ। और जुपिटर नोटबुक खोलते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जुपिटर नोटबुक ऑन है, और इसमें हम एक फाइल खोल लेंगे जल्दी से। वन ड्राइव, डेस्कटॉप, यूट्यूब, ये एक फाइल होगी। ठीक है। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, numpy जो कि एक लाइब्रेरी है, उसको इंपोर्ट करके देखते हैं। तो हम लिखते हैं इंपोर्ट numpy एस np। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि numpy इसमें इंपोर्ट हो गया है। कैसे पता चलेगा numpy इंपोर्ट हो गया? तो हम एक numpy का फंक्शन यूज कर सकते हैं, numpy np a range 1 5 print x। एज यू कैन सी कि मेरे पास numpy यहाँ पे अवेलेबल है। अब एक काम करते हैं, हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, और कमांड प्रॉम्प्ट में हम लिखते हैं pip show numpy। जैसे ही आप पिप शो numpy लिखेंगे, तो आपको numpy के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखा जाएगा कि numpy का वर्जन 2.1.2 हमारे सिस्टम पे अवेलेबल है। इसका क्या मतलब है कि numpy को मैं कमांड प्रॉम्प्ट से भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, और मैं जुपिटर से भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से आप लॉजिक समझ पा रहे होंगे कि numpy मेरे पीसी में ग्लोबली अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में है, उस पे numpy सेव है। इसीलिए ही मैं उसको कमांड प्रॉम्प्ट से भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, और जुपिटर से भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे वी एस कोड स्टूडियो खोला होता, वहाँ पे भी मैंने numpy को इंपोर्ट किया होता, तो मैं वहाँ से भी उसको एक्सेस कर पाता, क्योंकि ये ग्लोबली अवेलेबल है। एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लिखते हैं इंपोर्ट pandas एस पी डी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास पांडास का फंक्शन भी अवेलेबल है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में लिखूँ, एक मिनट, नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं pip show pandas। तो यहाँ पे लिखा है पैकेजेस नॉट फाउंड पांडास। बट जब हमने जुपिटर में लिखा, तो ये कोड एग्जीक्यूट हो गया था। इसका मतलब जुपिटर के लिए तो पांडास अवेलेबल है कहीं ना कहीं से, वेरएस कमांड प्रॉम्प्ट में पांडास नहीं शो हो रहा। इसका मतलब ये है कि जो पांडास है वो ग्लोबली अवेलेबल नहीं है। थ्रू आउट द कंप्यूटर आप पांडास को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो जुपिटर में कैसे एक्सेस हुआ पांडास? तो इसका सिंपल सा आंसर है, मैंने जुपिटर को इंस्टॉल किया था एनाकोंडा नेविगेटर से। एंड आई होप कि आपको एनाकोंडा के बारे में पता होगा। एनाकोंडा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारी आईडी अवेलेबल होती हैं, और वो इनबिल्ट बहुत सारी लाइब्रेरीज के थ्रू आता है। तो ये जो जुपिटर नोटबुक है, ये मैंने कोंडा इन्वायरमेंट के अंदर खोला हुआ है। तो ये सारी लाइब्रेरीज एक्सेस कर पा रहा है कोंडा इन्वायरमेंट से, ना कि ग्लोबल इन्वायरमेंट से।
इसी वजह से यहाँ पे पांडास अवेलेबल हो गया, क्योंकि ये कोंडा एनवायरनमेंट में अवेलेबल था। वेयर एज जब हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोला, यहाँ पे पांडा शो नहीं हुआ, क्योंकि पांडास ग्लोबली अवेलेबल नहीं है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा और मैं समझा पाया होगा कि ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या होता है। एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े और स्ट्रांग हो जाए। सो द ग्लोबल एनवायरनमेंट इज लाइक द मेन शेयर्ड स्पेस फॉर योर पाइथन इंस्टॉलेशन ऑन योर कंप्यूटर। एज जैसा कि मैंने कहा कि ग्लोबल एनवायरनमेंट वो जगह होती है जहाँ पे पाइथन इंस्टॉल होता है और वो स्पेस थ्रू आउट द कंप्यूटर शेयर्ड होता है, वहाँ से कोई भी फाइल को एक्सेस किया जा सकता है। जैसे सेकंड पॉइंट पे देखते हैं, व्हेन यू इंस्टॉल पाइथन इट कम्स विद अ डिफॉल्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट वेयर ऑल लाइब्रेरीज एंड टूल आर इंस्टॉल्ड ग्लोबली, मीनिंग दे आर अवेलेबल फॉर एवरी प्रोजेक्ट ऑन योर कंप्यूटर। कि यहाँ पे ग्लोबल एनवायरनमेंट में जो भी लाइब्रेरीज स्टोर होंगी उनको आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू भी हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल एनवायरनमेंट एक किचन की तरह है, बहुत बड़े हाउस में, जिसके अंदर कोई भी बंदा उस पर्टिकुलर हाउस का जा सकता है, किसी भी प्रोडक्ट को लाइक केचप, फोर्क, स्पून, एनीथिंग को वो यूज कर सकता है, क्योंकि वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो किचन है वो ग्लोबली अवेलेबल है थ्रू आउट दी हाउस। इसी नोट के साथ आई थिंक ग्लोबल एनवायरनमेंट के बारे में आप समझ पाए होंगे। तो जो दूसरा मैंने एनवायरनमेंट बताया था कोंडा एनवायरनमेंट, वो एक तरह का सेपरेट एनवायरनमेंट में है, ग्लोबल एनवायरनमेंट वो नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम वर्चुअल एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट के बारे में। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होता है और उसमें हम चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी का हम इस्तेमाल करें, और थ्रू आउट दी लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट वो जो लाइब्रेरी है वो वैसी ही रहे, वो चेंज ना हो। मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो पहले एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट किसी भी चीज़ के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया जिस पर मैंने नमपाई का इस्तेमाल किया, और नमपाई में मैंने एक फंक्शन का इस्तेमाल किया जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एन पी ए रेंज 1 to 11 एंड देन रीशेप। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट में मैंने नमपाई का इस्तेमाल किया, और नमपाई में मैंने ये कोड लिखा, एन पी ए रेंज रीशेप। उस प्रोजेक्ट को मैंने बनाया और मैंने सक्सेसफुली प्रोजेक्ट बनाया और मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिले। उस प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत खुश हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, मान लेते हैं 2019 में, 2019 में ये प्रोजेक्ट बनाया था, और उस टाइम पे जो नमपाई का वर्जन अवेलेबल था वो मान लेते हैं 2.0.1, ये वाला वर्जन अवेलेबल था। तो इस पूरे ही प्रोजेक्ट में मैंने नमपाई का कौन से वर्जन का इस्तेमाल किया, 2.0.1। अब मान लेते हैं यही प्रोजेक्ट को मैं वापस से अपने किसी भी दोस्त को या किसी भी स्टूडेंट को शो करना चाह रहा हूँ, तो अब 2019 से हो गया 2024, और नमपाई का 2.0.9 वर्जन आ चुका है, जिसके अंदर उन्होंने, जिसने भी नमपाई बनाया उसने रीशेप को चेंज करके शेप कर दिया है, शेप कर दिया है। तो अब मान लेते हैं, ऐसा एक्चुअल में नहीं है, मान लेते हैं कि numpy में चेंजेस आ गए 5 साल के अंदर, और अब जो फंक्शन लिखना चाहिए था वो था np a रेंज 1 से 11 तक शेप, ये लिखना चाहिए था, तभी मेरा प्रोजेक्ट वर्क करता, तभी मेरा प्रोजेक्ट वर्क करता। बट एक्चुअल में हुआ क्या है, जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था तो मैंने लिखा था रीशेप, और जब मैं अभी प्रोजेक्ट खोल रहा हूँ तो इसमें अभी भी रीशेप ही लिखा होगा, क्योंकि मेरे को क्या पता कि उसमें जो फंक्शन है या पर्टिकुलर मॉड्यूल है वो चेंज हो चुका है। तो जिसकी वजह से अब मैं अगर प्रोजेक्ट को चलाना चाहूँगा तो मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली नहीं चल पाएगा, और मेरे को थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट हर एक लाइन को फिर से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो क्या रही है। जो प्रॉब्लम है वर्जन की, हर एक लाइब्रेरी हर एक लाइब्रेरी अपना एक वर्जन होता है, वर्जन जो कि कुछ समय के लिए रहता है और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो वर्जन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2.0.0 से कुछ टाइम बाद वो 2.0.1 हो जाएगा, 2.0.2 हो जाएगा। ऐसे ही हर एक लाइब्रेरी का वर्जन समय के हिसाब चेंज हो जाता जाता है, और अगर वो लाइब्रेरी का वर्जन चेंज हो रहा है तो उसके अंदर जो फंक्शंस या फिर आप बोले मेथड्स जो अवेलेबल होते हैं
वो भी चेंज हो जाते हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। अब अगर वो चेंज हो जाते हैं, तो मेरा जो कोड लिखा हुआ है, जो कि मैंने बहुत पहले ही लिख लिया था, जो कि मैंने बहुत पहले ही लिखा था, वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाएगा राइट नाउ, क्योंकि उसके अंदर का जो कोड है अब इनवैलिड है अभी के वर्ज़न के हिसाब से। तो ये मेरे ख़्याल से आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी, वर्ज़न की प्रॉब्लम आ रही है। अब इसको वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे सॉल्व कर पाता है? तो इसको एक बार शुरू से समझते हैं कि मैंने क्या बताया था आपको, ग्लोबल एनवायरनमेंट होता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट, ठीक है? ग्लोबल एनवायरनमेंट में मान लेते हैं हमने नमपाई को हमने इंस्टॉल किया था, ग्लोबल एनवायरनमेंट 2.0.0, और मैंने उसके थ्रू एक प्रोजेक्ट बनाया था। 1 साल हो गया, मान लेते हैं 2019 में बनाया था, और 1 साल हो गया, 2020 आ गया, और नमपाई का 2.0.3 वर्ज़न आ गया है, और अब मेरा प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने अपने ग्लोबल एनवायरनमेंट में numpy का वर्जन को क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया। क्या कर दिया? अपग्रेड कर दिया। अगर मैंने अपने ग्लोबल एनवायरनमेंट में numpy के वर्जन को अपग्रेड नहीं किया होता, तो मेरा प्रोजेक्ट शायद काम कर रहा होता और मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। क्या ये एक सॉल्यूशन है? नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि numpy का वर्जन अपग्रेड हो, क्योंकि अपग्रेड होने के साथ-साथ numpy में और फंक्शनैलिटी ऐड होगी और अच्छा कोड एग्ज़ीक्यूट होगा, एरर्स कम होंगे, बग्स कम होंगे। तो हम चाहते हैं कि डेफ़िनेटली हम हर एक वर्जन को क्या करते जाएँ, अपग्रेड करते जाएँ। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, जो हमारा पुराना लिखा हुआ कोड होगा, वो इनवैलिड होता जाएगा, इनवैलिड होता जाएगा। इनवैलिड होता जाएगा। तो हमको दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि हमको लाइब्रेरी को अपग्रेड भी करना है, अपग्रेड भी करना है, और साथ के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे, ओल्ड प्रोजेक्ट्स वो एरर ना दें। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वर्चुअल एनवायरनमेंट। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट। कैसे करता है ये सॉल्व? तो इसको समझना बहुत आसान है कि हम क्या करते हैं ना, पूरे लैपटॉप में ग्लोबल एनवायरनमेंट के अलावा एक छोटा-सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं अपने किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क हो गया। मान लेते हैं ये हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट था, ग्लोबल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमारी सारी लाइब्रेरीज़ है, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न, एनीथिंग, सारी लाइब्रेरीज़ हैं। इसके अंदर मैं एक छोटा-सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा, 1 मिनट। हुँ, छोटा-सा, ये छोटा-सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता हूँ मैं, छोटा। और मैं जब एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा, मैं इसी एनवायरनमेंट के अंदर बनाने वाला हूँ प्रोजेक्ट, इसी एनवायरनमेंट के अंदर बनाने वाला हूँ प्रोजेक्ट। बट फिर आप बोलेंगे कि भैया अगर आप इसी एनवायरनमेंट को यूज़ करोगे, तो इस एनवायरनमेंट में ये जो छोटा-सा एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया है, इस एनवायरनमेंट में ये सारी लाइब्रेरीज़ तो अवेलेबल होंगी ही नहीं, तो हम प्रोजेक्ट बनाएँगे कैसे? तो उसका भी एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएँगे किसी भी न्यू एनवायरनमेंट में, जो कि ये है एक न्यू एनवायरनमेंट में, उस एनवायरनमेंट में पहले हम वो सारी लाइब्रेरीज़ को फिर से इंस्टॉल करेंगे। वो सारी लाइब्रेरीज़ को फिर से इंस्टॉल करेंगे जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल कि ग्लोबल एनवायरनमेंट में मान लेते हैं हमारे पास सारे के सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल है जिनकी हमें ज़रूरत है, मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न, पांडास, एनीथिंग। बट हमको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। उस एनवायरनमेंट के अंदर हम एक लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे जिसकी भी हमें ज़रूरत है, और फिर हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, इससे दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। कैसे? पहला, कि हमारी पहली प्रॉब्लम क्या थी कि हम चाहते थे कि भैया हम लाइब्रेरीज को क्या कर सकें, अपग्रेड कर सकें, लाइब्रेरीज को क्या कर सकें, अपग्रेड कर सकें। तो हम लाइब्रेरी को अपग्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट तो फ्री है ना हमारा। ग्लोबल एनवायरनमेंट में तो हमने प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं। तो हम यहाँ पे सिंपली सारी ही लाइब्रेरीज को, चाहे वो पांडास हो, चाहे वो नंपाई हो, इनको हम ईजिली अपग्रेड कर सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट को कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट इन लाइब्रेरीज का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट में है, बल्कि हमारा प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर रहा है उन लाइब्रेरीज का जो कि हमने इसी एनवायरनमेंट के अंदर सेव करी थी, ये छोटे से एनवायरनमेंट के अंदर। इस वजह से हम लाइब्रेरीज को ईजिली अपग्रेड कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि भैया हमारा कोड सालों साल टिका रहना चाहिए, मतलब उसमें बग्स नहीं आने चाहिए। तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व है, क्योंकि जब भी मैं प्रोजेक्ट खोलूँगा, वो प्रोजेक्ट हमेशा
उन्हीं लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करेगा जो कि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में है, इस वाले एनवायरनमेंट में, छोटे वाले एनवायरनमेंट में, ना कि ग्लोबल एनवायरनमेंट में है। तो इस वजह से मेरी दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट है क्या। सो टोटल ओवरऑल मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो बहुत सिंपल आंसर है। वो ये है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट बेसिकली वो जगह है जहाँ पे सारी लाइब्रेरीज स्टोर होती हैं और उसको कोई भी प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट में हम जो लाइब्रेरीज रखते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसको अपग्रेड करते जाएं। जैसे ही हम उसको अपग्रेड करेंगे तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे, उनके जो कोड होंगे, वो बग्स देने लग जाएंगे, एरर देने लग जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले हम उन प्रोजेक्ट्स के लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और उसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हम वो प्रोजेक्ट को बनाते हैं। और इससे हमारे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। पहला कि हम अपनी लाइब्रेरीज को जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट में अवेलेबल है उनको अपग्रेड भी कर पाते हैं। सेकंड, हमारा कोड भी एरर नहीं देता क्योंकि कोड ग्लोबल एनवायरनमेंट की लाइब्रेरीज को इस्तेमाल नहीं करता है, वो इस लोकल वर्चुअल एनवायरनमेंट की लाइब्रेरीज को ही इस्तेमाल करता है, जो कि हम कभी चेंज करते नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक बार हम रीड कर देते हैं। तो virtual environment is like creating a private kitchen just for yourself where you keep all the tools and ingredients for your project's need। जैसे कि हमने पहले भी समझा था कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट होता है वो होता है शेयर्ड किचन। शेयर्ड किचन मतलब वो किचन हर किसी के लिए अवेलेबल है, कोई भी इसमें जाके इस्तेमाल कर सकता है। बट वर्चुअल एनवायरनमेंट एक प्राइवेट किचन की तरह वर्क करता है। ये जस्ट एक एग्जांपल है समझाने के लिए। एक प्राइवेट किचन की तरह वर्क करता है जहाँ पे केवल सिंपल कुछ ही लोग वहाँ जा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है वो एक आइसोलेटेड स्पेस होता है। मतलब उसको ग्लोबल एनवायरनमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अंदर जो भी लाइब्रेरीज़ हैं, वो कभी भी ये नहीं देखेंगी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट में कौन-सी लाइब्रेरीज़ है या नहीं है। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि हमने अगर 2 प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, एक प्रोजेक्ट ए है जो कि पाइथन के 3.8 वर्ज़न पे चल रहा है, तो हम एक दूसरा प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं जिसमें हम पाइथन का 3.9 वर्ज़न भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि हमें 2 अलग-अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने पड़ेंगे, एक 1 और एक 2, दोनों अलग-अलग एनवायरनमेंट बनाने पड़ेंगे। और ये दोनों ही प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि दोनों अलग-अलग एनवायरनमेंट में बन रहे हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं कि उस टाइम पे ग्लोबल एनवायरनमेंट में कोई और लाइब्रेरी होगी, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। सो मेरे ख़्याल से आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट भी समझ में आया होगा। सो एक बार हम रीकैप कर लेते हैं जल्दी-जल्दी से। सो मैंने आपको जो अब तक बताया वो ये था कि 2 तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है ग्लोबल और एक होता है वर्चुअल। सो ग्लोबल एनवायरनमेंट सबके लिए अवेलेबल होता है, अवेलेबल फॉर ऑल। और वर्चुअल केवल एक प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल होता है। इसमें दिक्कत ये आती है ग्लोबल में क्योंकि हम लाइब्रेरीज़ को अपग्रेड कर देते हैं ग्लोबल में, और वर्चुअल में हमारी मर्ज़ी होती है। लाइब्रेरीज़ को हम अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, ताकि हमारा प्रोजेक्ट एरर ना दे। तो सिंपल बात ये है। अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को बना के दिखाता हूँ, उसके अंदर लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ और उससे मेरे ख़्याल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरह से वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाता है, एग्ज़ीक्यूट किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करने के लिए आपको पहली कमांड लिखनी पड़ेगी पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, इसको एक बार क्लोज करते हैं, फिर से हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये रहा कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल वर्चुअल ई एन वी। अब क्योंकि मेरे पीसी पे वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑलरेडी अवेलेबल था, तो इसने बोल दिया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आपके कंप्यूटर में ये ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे भी आएगा, नहीं तो ये इंस्टॉल कर देगा। अब उस एक्टिवेट करने से पहले हमको पहले एक फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो लेट्स मेक अ न्यू फोल्डर। एक न्यू फोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करूंगा, और मैं इसको लिख देता हूँ डेमो फोल्डर। डेमो लिख देते हैं जस्ट। और मैं इस फ़ोल्डर के अंदर अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को रखना चाहूँगा। सारी लाइब्रेरीज़ इसी फ़ोल्डर के अंदर रहेंगी और इसी फ़ोल्डर के अंदर वाले प्रोजेक्ट्स मतलब इसको एक्सेस कर पाएँगे, बाहर से एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ये हमने लिख दिया डेमो। और अब अगला जो कमांड आएगा, जैसे कि हमने लिख दिया, हमने ये वाला कमांड एग्जीक्यूट कर दिया, पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट। सेकंड कमांड होता है python/m vnv my environment। अब इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। हम बोलना चाह रहे हैं पाइथन से कि पाइथन मॉड्यूल खोलो। स्लैश एम का मतलब होता है मॉड्यूल। किस मॉड्यूल को खोलना चाह रहे हैं हम? हमने जो इंस्टॉल किया, कौन सा इंस्टॉल किया हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट?
हमने कौन सा वाला मॉड्यूल स्टार्ट किया अभी? वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो हम बोलेंगे पाइथन मॉड्यूल VENV। अब यहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं कि पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट मॉड्यूल के अंदर जाओ और एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। जिसका हम नाम कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, एक गलती और हो गई, वो मैं पहले करेक्ट कर लेता हूँ कि यहाँ पे हमने ये नहीं देखा कि ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है बन कहाँ रहा है। सी यूजर JABCD इसके अंदर बन रहा है, बल्कि हम चाहते कहाँ थे कि ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट बने वो कहाँ बने, डेस्कटॉप पे जो डेमो फोल्डर है उसके अंदर बने। सो पहले देख लेते हैं कि हमको जाना कहाँ है। तो ये देखो, ये है विंडोज सी, इसके अंदर आएगा यूजर और ये आएगा JBCD। और मेरा करंटली जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे है, सी यूजर JABCD। आपको दिख सकता है सी यूजर JABCD। तो मुझे क्या करना है, मुझे जाना है JABCD से वन ड्राइव के अंदर। वन ड्राइव से जाना है मुझको, अरे एक मिनट, वन ड्राइव से जाना है हमें डेस्कटॉप के अंदर। डेस्कटॉप के अंदर हमको जाना है डेमो के अंदर, और वहां पे हमको अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है। सो एक ऐसा ही करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। हमको पहले जाना होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, डेमो फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। उसके लिए हमको एक कमांड लिखनी पड़ती है, चेंज डायरेक्टरी, CD, चेंज डायरेक्टरी। JABCD के बाद हमको कहाँ जाना था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये JABCD फोल्डर है हमारा, यहाँ पे लिखा है। हमको जाना है वन ड्राइव के अंदर, तो हम लिखेंगे वन वन ड्राइव। वन ड्राइव के अंदर चले गए हम। उसके बाद हमको कहाँ जाना था, डेस्कटॉप, DESK, डेस्कटॉप पे हम चले गए। डेस्कटॉप के बाद हमको कहाँ जाना था, हमें जाना था डेमो फ़ोल्डर के अंदर। और मैं एंटर मार दूँगा और आप देख सकते हैं कि अब हम कहाँ पे हैं। हमें सी यूज़र JBCD वन ड्राइव डेस्कटॉप डेमो, अब हम उसी फ़ोल्डर के अंदर हैं जो फ़ोल्डर के हमको अंदर हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना था। तो अब हम वो कमांड को एग्ज़ीक्यूट करते हैं कि पाइथन को बोलेंगे कि पाइथन मॉड्यूल खोल दो, कौन-सा वाला, वर्चुअल एनवायरनमेंट मॉड्यूल खोलो। और एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं जो आपका मन चाहे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेमो वर्चुअल, डेमो वर्चुअल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। ये बहुत बड़ा नाम हो गया, काम करते हैं इसको शॉर्ट करते हैं, डेमो एनवायरनमेंट लिख देते हैं खाली, डेमो इन ENV, केवल डेमो एनवी। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये रहा पाइथन जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। IAM का मतलब होता है मॉड्यूल। वर्चुअल एनवायरनमेंट जो हमने मॉड्यूल इंस्टॉल किया था वो ये रहा। और ये हो गया उस एनवायरनमेंट का नाम जो हम बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, अब मैं जाऊंगा उस डेमो फोल्डर के अंदर। ये रहा, इस डेमो फ़ोल्डर के अंदर मैं जैसे जाऊँगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन चुका है जिसका नाम है डेमो ENV, क्योंकि मैंने इसी नाम से बनाया था। और इसको अगर मैं खोलूँगा तो इसके अंदर बेसिकली आपको दिख जाएँगी 3 फाइल, इंक्लूड लाइब्रेरी स्क्रिप्ट्स। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इस पर्टिकुलर वर्चुअल एनवायरनमेंट में सारी लाइब्रेरीज़ स्टोर रहेंगी जो भी मैं इंस्टॉल करूँगा, और उसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएँगे। तो यही वो फ़ोल्डर है। अब हमको इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे फिर से हम जाते हैं। कैसे एक्टिवेट करते हैं, ये रहा, माई ENV स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। अब माई ENV बेसिकली इन्वायरमेंट का नाम है। अब यहाँ पे इसने माई ENV रखा है, पर हमने माई ENV नहीं रखा। हमने क्या रखा था, हमने रखा था डेमो ENV। डेमो ENV के अंदर हम चले गए। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। डेमो ENV के अंदर हमको जाना है, उसके बाद हमको कहाँ जाना है, स्क्रिप्ट के अंदर आना है। उसके बाद तुमको दिख रही है ये फाइल एक्टिवेट, इसको ही हमको एग्जीक्यूट करना है। तो हम यही एग्जीक्यूट करेंगे। हम जाएंगे डेमो ENV, उसके बाद हमको कहाँ जाना था, स्क्रिप्ट्स स्क्रिप्ट्स। उसके बाद हमको जाना था किसके अंदर, एक्टिवेट। जैसे ही मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा, देखो आ गया यहाँ पे डेमो ENV। इसका मतलब है कि हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट अब एक्टिवेटेड है। तो इसको हम देखते हैं कि कहाँ से हमको पता चलेगा कि एक्टिवेटेड है या नहीं है। तो हम फिर से काम करते हैं, जुपिटर फाइल पे जाते हैं। और जुपिटर फाइल के अंदर ना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से इन्वायरमेंट हैं। जैसे राइट नाउ इसने पाइथन का ग्लोबल इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर रखा है, और मैंने बहुत सारे इन्वायरमेंट बनाए। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। फिलहाल हमने जो इन्वायरमेंट बनाया है जिसका नाम था डेमो इन्वायरमेंट, कहा गया वो डेमो इन्वायरमेंट, ये रहा, ये रहा। जो ये जो डेमो इन्वायरमेंट बनाया था ये हमको शो नहीं हो रहा है किसके अंदर, जुपिटर के अंदर। ठीक है, कैसे पता चलेगा ये शो नहीं हो रहा है, अगर मैं बोलूंगा इंपोर्ट पांडास SPD, ये देखना है फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब है कि अभी भी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट इसके अंदर क्रिएट हो चुका होता तो ये पांडास को एक्सेस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में हमने पांडास को अभी इंस्टॉल ही नहीं किया है। आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी। एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपको शायद ज़्यादा समझ में आए। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जुपिटर के अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोड को रन करना पड़ेगा। ये रहा कोड, पाइथन
ये इतना लंबा कोड है, मैं बेसिकली आपको उसका मतलब समझा देता हूँ कि हमको सबसे पहले इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका नाम है IPY कर्नल। इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो हम बोलेंगे पिप इंस्टॉल IPYKERNEL। थोड़ा टाइम लेगा ये इंस्टॉल करने में। थोड़ा टाइम लगेगा। अरे कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है ये तो। चलो हो गया। ठीक है, तो हमने IPY कर्नल को इंस्टॉल कर लिया है। इसके अंदर उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। एक बार मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। अगर मैं दोबारा से लिखूँ पिप इंस्टॉल IPYKERNEL, तो वो देखेगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा गया, क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। तो अब मेरे को लिखना है ये वाला कोड। इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको चेंजेस क्या आएंगे। ये पाइथन एज इट इज रहेगा, MSC रहेगा, क्योंकि इसका मतलब है पाइथन से हम बात करना चाह रहे हैं और उसके अंदर हम मॉड्यूल जाना चाह रहे हैं। कौन से मॉड्यूल के अंदर? जो कि हमने अभी इंस्टॉल किया, जिसका नाम है IPY कर्नल। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि इंस्टॉल करो एक नए वर्चुअल एनवायरनमेंट को। नए वर्चुअल एनवायरनमेंट को यहाँ पे आपको लिखना होगा उस वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम जो आपने अभी बनाया है। फॉर एग्जांपल अभी हमने कौन सा एनवायरनमेंट बनाया था, इसको मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ और उसको मैं यहीं पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और इसमें ना ये जो है ना, इसको हटा के आपको लिखना पड़ेगा अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमको क्या लिखा रहा है। डेमो ENV हमने बनाया था। तो यहाँ पे हमको कहाँ गया वो, ये रहा। यहाँ हमको लिख देना है डेमो ENV। हम बोलना चाह रहे हैं कि भैया हमने जो डेमो ENV इन्वायरमेंट बनाया था उसको एक्टिवेट कर दो जुपिटर के अंदर। तो यहाँ ENV की जगह आपको ये नाम लिख देना है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो डबल स्लैश इन्वर्टेड कॉमास है, इसके अंदर आपको वो लिखना है जो नाम आप शो करना चाहते हो बाहर। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज डेमो ENV। मैंने ऐसे लिख दिया कि भैया इस इन्वायरमेंट को मैं देखना चाहता हूँ कैसे, दिस इज डी डेमो ENV के नाम से देखना चाहता हूँ। तो अब क्योंकि मैंने इसकी जगह ये लिख दिया है जो कि हमने क्रिएट किया था, और इसकी जगह हमने वो नाम लिख दिया है जो मैं देखना चाहता हूँ। तो अब मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, और मैं इसको एंटर मार दूंगा। और आप देख सकते हैं कि इसने लिखा इंस्टॉल्ड कर्नल स्पेस डेमो इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि इसने अब मेरे जुपिटर के अंदर वो वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल कर दिया है जो कि मैंने बनाया था। हम जुपिटर फाइल के अंदर जाते हैं और अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट अवेलेबल है। देखो अभी भी हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट अवेलेबल नहीं है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो रिफ्रेश नहीं हुआ। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। रिफ्रेश करके देख लिया। अभी हाँ आ गया। देखो क्या आ गया, दिस इज डेमो इन्वायरमेंट। मतलब पहले ये इन्वायरमेंट अवेलेबल नहीं था और अब ये इन्वायरमेंट अवेलेबल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्क क्या है। हम एक और फाइल खोलते हैं जुपिटर की। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं डेमो इन्वायरमेंट। कुछ भी लिख दो, एनीथिंग एनीथिंग लिख देता हूँ मैं, कहीं आपको लगे कि हर जगह डेमो इन्वायरमेंट क्यों चल रहा है। और इसके अंदर मैं ग्लोबल एनवायरनमेंट को सिलेक्ट नहीं करता, बल्कि मैं सिलेक्ट करता हूँ उस एनवायरनमेंट को जो कि मैंने अभी बनाया है, जिसका नाम हमने क्या रखा था, दिस इज डेमो एनवायरनमेंट। इसको सिलेक्ट करते हैं। और दूसरी जो फाइल है, इसमें मैं ग्लोबल एनवायरनमेंट को ही रखता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्लोबल एनवायरनमेंट है पाइथन 3, और यहाँ पे मेरा बनाया हुआ एनवायरनमेंट है, दिस इज डेमो एनवायरनमेंट। अब दोनों में फ़र्क क्या है आप साफ 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 देख पाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा इम्पोर्ट पांडास एस PD। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा और यहाँ पे साफ साफ लिखा आया मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। इसका क्या मतलब है कि भैया हमारा जो पांडास लाइब्रेरी है ना, वो इस वाले इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं है। वेर एस अगर मैं इसी कोड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे वो बड़े प्यार से एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट है और यहाँ पे पांडास अवेलेबल है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये जो डेमो इन्वायरमेंट बनाया है, इस लाइब्रेरी के अंदर कोई भी पांडास लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से जब मैंने यहाँ पे डेमो इन्वायरमेंट को सिलेक्ट किया तो मेरे को पांडास इंपोर्ट करने के बाद एरर आया।
अगर मैंने यहाँ पे पांडास को इंस्टॉल कर दिया होता और फिर मैंने इंपोर्ट किया होता तो कोई एरर नहीं आता। वेयर एज ये जो जुपिटर है जिसमें ग्लोबल एनवायरनमेंट है पाइथन का, इसके अंदर ऑलरेडी पाइडास अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। एक काम करते हैं, मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। मैं आपको सीधे से बोल देता हूँ कि भैया पिप इंस्टॉल pandas is a big library or not, I don't know, देखना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल pandas, इसको पहले हम इंस्टॉल करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब मैं ये जो pandas इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्या ये ग्लोबल एनवायरनमेंट में स्टोर होगा? नहीं, ये इंस्टॉल होगा किसके अंदर, हमारे के अंदर, वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। अब मैं अगर लिखूं import pandas as pd, तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई ये क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, इसको एक बार देखना पड़ेगा। import pandas as pd, हम मे भी एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं करते, इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से, ताकि ये डेमो इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल हो। ये रहा डेमो इन्वायरमेंट, आपको दिख रहा है। मैं यहाँ से लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल पांडास, ऐसा कर देते हैं, यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अब यहाँ से इसने इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से जो पांडास लाइब्रेरी है वो काफ़ी बड़ी है, और इसने लिखा कि सक्सेसफुली इंस्टॉल numpy pandas। और अगर मैं इसके अंदर देखूं उस लाइब्रेरी वाले फोल्डर के अंदर, तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। हाँ, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वो मैटप्लॉटलिब सारी वो फाइल्स मिल जाएंगी जो मैंने इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर स्टोर करी हैं। और अब मैं अगर लिखूं import pandas as pd, तो अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। क्योंकि हाँ देखो, अब ये कोड एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि मैंने इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ये पांडास को इंस्टॉल कर दिया था। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने एक ग्लोबल एनवायरनमेंट से हटके एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, उसमें एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया। अब इस लाइब्रेरी का फ़ायदा क्या होगा कि मैं ये जो इन्वायरमेंट है ना ग्लोबल इन्वायरमेंट, इसके पांडास को मैं जब चाहे अपग्रेड कर सकता हूँ। इस पांडास को मैं जब चाहे अपग्रेड कर सकता हूँ। और इस वाले पांडास पे जो कि इस वाले वर्चुअल एनवायरनमेंट में स्टोर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये और ये दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट में हैं। तो मेरा ये जो प्रोजेक्ट होगा इसके अंदर मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा मशीन लर्निंग का, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा, एनी प्रोजेक्ट, वो कभी भी खराब नहीं होगा, उसका कोड कभी भी एरर नहीं देगा क्योंकि वो हमेशा इस पांडास का इस्तेमाल करेगा जो कि इस डेमो इन्वायरमेंट में स्टोर है, और मैं इसको कभी अपग्रेड करूंगा नहीं। और ये वाला जो इन्वायरमेंट है जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंट है, इसके अंदर मैं पांडास को अपग्रेड करता रहूंगा और नई नई फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करता रहूंगा। और मेरे ख्याल से इसी हिसाब से आपको ग्लोबल एनवायरनमेंट, कोंडा एनवायरनमेंट और वर्चुअल एनवायरनमेंट में फ़र्क पता चलेगा, पता चल गया होगा। और अब एक मैं एडवाइस और नोट के थ्रू आपको ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट बनाएं तो कोशिश करें उसको एक न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर बनाएं। क्योंकि न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट से एक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या फ़ायदा होता है कि वो प्रोजेक्ट कभी ख़राब नहीं होता क्योंकि इसकी लाइब्रेरीज चेंज नहीं होती। उसके अलावा और भी फ़ायदे होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम फ्लास्क एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, अभी आपको फ्लास्क के बारे में पता है कि नहीं पता, तब भी जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हमारी हेल्प करता है लाइब्रेरीज को सेलेक्ट करने में। तो और भी कई सारे फ़ायदे होते हैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में प्रोजेक्ट बनाने के। तो जब भी एक आप बिग प्रोजेक्ट बनाएं तो कोशिश करें हम उसको वर्चुअल एनवायरनमेंट में बनाएं, और वो लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद होगा। सो इसी नोट के साथ थैंक यू वेरी मच, मैं इस फाइल को आपके साथ शेयर कर दूंगा, और थैंक यू।